हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम आपका देख चुके हैं कि एचपीएस मेंस में आपके जो क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये दो क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम, उसके अलावा जो मेरिट के एग्ज़ाम हैं जैसे आपका एसए पेपर हो गया और जीएस 1। तो इन पेपर्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है वो आप पार्ट 2 को देखिए। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आपका जो GS2 पेपर है और GS3 पेपर, उसके बाद में ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे और हमारा जो है वो इंटरव्यू के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ GS पेपर 2। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके यूनिट 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब आपकी जो पॉलिटी है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आपका जो लक्ष्मीकांत में भी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपके फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आपके जो है वो बेसिकली फर्स्ट 3 चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहा है। उसी के साथ में आपको देखने को मिल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके प्री में भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम में आने वाले टॉपिक्स थे। तो प्री प्लस मेंस दोनों में ये टॉपिक आते हैं, तो इनको आप बहुत ही अच्छे से कम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर कर सकते हैं। बाकी अमेंडमेंट भी हमने प्रीलिम्स के सिलेबस में भी देखा था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो है वो कंटिन्यूटी में कहीं पर कुछ चीज़ें आपकी चलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो आपको इन चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। अब इसी के साथ में हम हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेटहुड है उसको आप अच्छे से कवर करके चलिए। जगमोहन ब्लोखरा में ये जो पोर्शन है ये काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। बाकी आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, किस तरह से कौन कौन सी पार्टीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनका सपोर्ट बेस क्या है, जो उनका परफॉर्मेंस कैसा है असेंबली में। बाकी इलेक्शन, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं हिमाचल प्रदेश से रिगार्डिंग, उससे रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब इसमें आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है वो ग्रुप्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आपको कवर करते हुए चलनी है। बाकी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन रहेगा क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ का। तो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी और आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़, इनको भी आप अच्छे से कवर करते हुए चलें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो है वो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे या डेप्थ में आपसे पूछी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी पोर्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके जो एचपीएस एग्ज़ाम के सिलेबस में जो पूरा का पूरा मेंशन किया गया है सिलेबस, उसी का डायरेक्ट टू डायरेक्ट लाइंस भी आ जाता है। तो सिलेबस को अगर आप थॉरोली पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाकी आप देख सकते हो कि इंडियन पॉलिटी में आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शंस क्या क्या करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन या जुडिशरी के बारे में ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी ये इसी पोर्शन का ही आगे जो है वो चला हुआ है कि आपको यूनियन और स्टेट्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करना है। आपको चैलेंजेस बताने हैं कि किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए चैलेंजेस इनके सामने आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो है वो किस तरह से डेवल्यूशन ऑफ पावर चलता है फाइनेंसेस लोकल लेवल के ऊपर, और उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये चीज़ें कवर करनी है आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पावर्स, इनके फंक्शंस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हो गई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आपको यहाँ पर पोर्शन अगेन वही देखने को मिल रहा है कि जो आपका प्रीलिम्स में था वही आपका मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी हम बात करें इंडियन पॉलिटी का, अभी जो है वो साथ में इनकी पॉलिसीज़, इनके फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशंस के बारे में इनके फ्रेमवर्क, इनकी पॉलिसीज़ हो गई। फिर कुछ इनके जो है वो आप देख सकते हो कि इंटरवेंशंस, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, ये आपको कवर करते हुए चलना है। तो गुड गवर्नेंस का आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस भी आपका
पार्ट रहेगा। बाकी पब्लिक सर्विस की डिलीवरी किस प्रकार से हो रही है, इसमें कितना ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स के बारे में। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि एथिक्स को कहीं पर भी ऐसे डायरेक्टली बताया नहीं है, एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते, पर कॉम्प्रिहेंसिवली कहीं ना कहीं वो आपका एचपीएस के एग्जाम में एथिक्स भी इंक्लूडेड रहता है। तो आपको ये भी चीज़ इसमें कवर करनी होगी। बाकी आपका डिप्टी कमिश्नर के कैसे कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या इनके रिगार्डिंग चैलेंजेस या चेंजेस आएंगे, वो सब आपको कवर करना होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो आप देखोगे कि आगे भी जाकर के इसमें जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में जो है वो क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एरिया भी आपको कवर करते हुए चलना होगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओज हो गए या इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ठीक है, इनके बारे में जो है वो आपको पेपर में आ सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि बॉडीज़ की बात करें तो कुछ आपकी एससी या एसटीज़ के रिगार्डिंग जो बैकवर्ड बॉडीज़ बनाई गई हैं, या फिर जो वुमेन डेवलपमेंट के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए बॉडीज़ होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। बाकी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर में जो है वो देखना होगा कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइवलीहुड पॉवर्टी या किस तरह के डिजीजेस या इंक्लूसिवनेस, सोशल इंक्लूसिवनेस कितना इनको मिल पाता है। तो बेसिकली आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कहाँ से कवर करना है, थोड़ा करंट अफेयर से कवर करना होगा। हाँ, तो एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो भी आप पॉलिटी कवर करते हो तो पॉलिटी में आपको जो है वो साथ साथ में ही करंट अफेयर कवर करनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप साथ में ही उनको कवर कर लेते हो तो आपका बहुत सा पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एस्पिरेंट्स को लगता है कि बाहर से पूछे गए, बट बाहर से देखिए कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपको बस आपके सिलेबस में सब कुछ मेंशन किया गया है। अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखते हो तो आपको खुद समझ में आएगा कि बाहर से पेपर तो है कभी भी नहीं आ रहा है। और जो हमारे चैनल पर आप रिसेंटली जो पोस्ट आने वाली है या फिर रिसेंटली जो पॉलिटी की सीरीज चलेगी उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हम जो है वो करंट अफेयर के साथ में इसे कवर करने वाले हैं। तो आप सब जो है वो हमारे साथ बने रहिए। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। तो एक बात हम जो भी देख रहे हैं कि हमने जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा वो आपको हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा, वो चीज़ें आपको हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़नी होगी। तो यहाँ पर जो है वो आपका एचपी सर्विस गारंटी एक्ट हो गया 2011 का, या फिर हमारा आरटीआई एक्ट हो गया, या इंफॉर्मेशन टू राइट एक्ट 2005 में इनके जो रूल हैं, या फिर इससे रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ केसेस के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ और चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी के रिगार्डिंग जो हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट से अगर हम देखें तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। हाँ, तो अभी भी हमने देखा कि रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम देख रहे थे कि वो आपके सिलेबस में दिया गया था। तो वैसे ही आपको हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कवर करते हुए चलना है। बाकी हम देखें कि कुछ आपको इश्यूज लेने हैं, जैसे आप देख सकते हो कि पॉलिसीज़। तो एक चीज़ मैं आपको एक और बता देती हूँ कि पॉलिसीज़ की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ आपको याद रखना है कि करंट अफेयर में जो इससे रिगार्डिंग पॉलिसीज़ आएंगी वो आपको साथ में कवर करनी है। उसी के साथ में आप क्या देख सकते हो कि आपको प्रीवियस जो इसका हिस्ट्री रही है जितनी भी पॉलिसीज़ की, वो भी आपको साथ में थोड़ा बहुत जो है वो लेकर के चलना है। तो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन है उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या इन्होंने रूल्स या रिगार्डिंग पॉलिसीज़ लेकर के आए हैं, विमेन या चिल्ड्रन के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हिमाचल प्रदेश में चलती हैं, ये सब आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप साथ में कवर करते हुए चलिए। फिर बात करते हैं यूनिट 3 की। तो इसमें बेसिकली आपका क्या आ जा रहा है, IR मतलब आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें पूरे के पूरे कवर होते हैं। आप देखते हो कि बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स इन एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। मतलब हमें देखना है कि ग्लोबल कंटेक्स्ट के ऊपर इंडिया और के कौन कौन से एग्रीमेंट हैं और वो क्या क्या किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, वो हमें देखना है। तो जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी होगा, दिस इज़ अ वेरी पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशन। क्यों? क्योंकि IR आप देख सकते हो कि इसमें हमारी पहले पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, अब हम अपनाते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आपको ऐसी कुछ पॉलिसीज़ को साथ में लेकर के रखना है कि हमारे अपने नेबर्स के साथ में किस तरह के जो है वो रिलेशंस हैं, या फिर हम लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट में हमारा क्या डिफरेंस है, ये सब आपको चीज़ें साथ में कवर करते हुए चलनी है। बाकी आप देख सकते हो कि हमारे रिलेशन जो है वो बेसिकली हमारा एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें USA हो गया, रशिया, चाइना,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, या मिडल ईस्ट कंट्रीज। बेसिकली हम अपने सराउंडिंग कंट्रीज को देख रहे हैं। बाकी आपका अमेरिका जो है वो एक ग्लोबल पावर है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, रशिया भी इंपॉर्टेंट रहता है, और चाइना तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ये तीनों तो आपको चलेंगी, और बहुत से इनके रिगार्डिंग तो न्यूज़ जो है वो आती ही रहती है। बाकी पाकिस्तान भी आपको पता है कि इनके साथ में हमारे कैसे कैसे रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। बाकी आपको ज़्यादातर मोस्टली आईआर में आपको नेबरिंग कंट्रीज़ का देखने को मिलेगा, और बाकी आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में चलेंगी। तो आईआर जो है एक टॉपिक आपका ऐसा है जो कि आपको करंट अफेयर से ज़्यादा कवर करना पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है, किस तरह से है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर आते हैं, हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो इंडिया का इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, किस तरह का इफेक्ट जो है वो पॉलिसीज़ के ऊपर में पड़ रहा है। बाकी हम देखेंगे डेवलपिंग और आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पर थोड़ा और एडिशन कर सकते हो। आपको ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली चीज़ें हैं। बाकी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर उनकी एजेंसीज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जो मैंडेटरी है उनके लिए, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसी के अलावा आपका क्या जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट से हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि साइबर क्राइम हो गया, ड्रग मैनेक हो गया आपका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं, और क्या क्या हमारे पास उनके रिगार्डिंग में मैकेनिज्म्स हैं, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। बाकी हम क्या देखते हैं कि हम जो है वो एग्रेरियन सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स ला रही है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर किसकी डेवलपमेंट हमने यहाँ पर करनी है, शेड्यूल कास्ट की, या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी, या शेड्यूल ट्राइब्स की, तो इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं। अगेन जहाँ पर पॉलिसी आता है वहाँ पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करते हुए चलना है। बाकी ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको आएगा, क्योंकि ट्राइब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का आधा एरिया आप देख सकते हो कि बहुत सारा एरिया जो है वो ट्राइबल एरिया है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हिमाचल के कंटेक्स्ट से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी कवर करने के लिए। फिर हम इसके अलावा देखते हैं आपका जीएस पेपर 3, तो जो कि आपका पेपर नंबर 6 भी है इस सीरीज़ में, और ये आप यहाँ पर देखते हो कि ये भी 200 नंबर का है। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी है या इकोनॉमिकल बेस आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन पॉलिसी, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सेक्टोरियल कंपोजिशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो आपको जीडीपी भी कवर करते हुए चलना है कि किस तरह से आप यहाँ पर सेक्टर वाइज इसको पढ़ सकते हो और इसको कवर कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं पॉवर्टी, तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। बाकी आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन, तो आपको बहुत सा इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो करंट अफेयर से लेना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया किस तरह से चलती है, आप आरबीआई से कुछ इनकी जो मनी एंड बैंकिंग चलता है आपका, इसका जो आरबीआई की पॉलिसीज़ होती हैं, इनके जो रेट्स होते हैं वो डेटा आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। बैंक्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी होगी आरबीआई की, या फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बैंक को आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये चीज़ें जो है वो बच्चों को जो है वो पता नहीं चलता है कि सोर्स कहाँ से लें, हम कहाँ से करें। तो अगर आप 9th क्लास से लेकर के +2 तक की अगर आप जो है वो एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो तो दिस इज़ वेरी गुड, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर आप ये नहीं कवर कर सकते हो तो आप जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर पॉलिसी कंपोजिशन, आपका एलपीजी आ गया, तो इसमें आप पूरे के पूरे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। साथ में और आपका 5 ईयर प्लान्स आ जाता है, या फिर इसकी जो जॉइंट सेक्टर
सेक्टर्स या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की आउटकम्स वगैरह, ये सब आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। फिजिकल पॉलिसी हो गया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट आ गया आपका, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हमने स्टेप्स उठाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इंक्लूसिव ग्रोथ को याद में रखना, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि कुछ आपके मेजरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंडेक्सेस हैं, उन इंडेक्सेस के बारे में कुछ जो है वो क्वेश्चन आता है, तो वो आपको करना है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या फिर PQLI हो गया, मिलेनियम डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, आपका जेंडर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये दोनों आपको साथ में लेकर के चलना है। इसी के साथ में आपको करंट डेवलपमेंट स्कीम्स भी देखनी होंगी कि क्या क्या नई नई स्कीम्स आ रही हैं, या फिर आपके नए नए मिशंस कैसे, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये आपका बहुत बहुत न्यूज़ में रहा था, ठीक है। फिर आपका डिजिटल इंडिया हो गया, या फिर मनरेगा आ जाता है, फिर आपका जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आपकी इसमें कवर कर दी जाती हैं। और आपकी कुछ इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे IMF, WTO, IBRD, IDA, UNCTAD हो गया, OECD, ब्रिक्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आप पढ़ के जाइए इस पेपर के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा फिर हमें इकोनॉमी को हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट से भी पढ़ना है, तो इसमें आपका क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपको जो है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको स्टेट का GDP भी कवर करते हुए चलना है, ठीक है। इसका पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ह्यूमन रिसोर्स, वही चीज़ें जो आपने जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखी, वो हिमाचल से कॉन्टेक्स्ट से दोबारा से अब आपकी रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप देखोगे कि डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ में आ जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। फिर आप देख सकते हो कि हाइड्रो पोटेंशियल या टूरिज्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्लोरा फौना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको साथ में लेकर के चलनी है। और हिमाचल में जो है वो हाइड्रो पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम आप देख सकते हो कि आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों में ही आ रहे हैं, और टूरिज्म से रिगार्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ही आपका सेक्टर चलेगा। बाकी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह हो गया, टैक्सेस का क्या बेस है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो आपको देखने को मिलता है, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशन किस तरह की है, और हेल्थ, फिजिकल, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में आ रही हैं। इसी के अलावा हमारा ये जो यूनिट 2 में सब यूनिट 1 है, ये आपका रहेगा बेसिकली किसके ऊपर फोकस, साइंस एंड टेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन के ऊपर में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर आप देख सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जा सकता है आपको, इसरो के रिगार्डिंग जो नई डेवलपमेंट इसरो करता है, इसके इंपॉर्टेंट मिशंस क्या क्या हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपके स्पेस प्रोग्राम्स हो गए, जो भी लूनार हो गया, या फिर इंटरप्लैनेटरी जितने भी आ जाते हैं, या अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस आ जाएंगे, सारे मिशंस आपके इसके रिगार्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आप देख सकते हो कि रिमोट सेंसिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी आ जाएंगे, इसमें GIS सिस्टम जैसे सिस्टम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो ये भी आपके सिलेबस का एक इंटीग्रल पार्ट है, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। फिर आपका आ जाएगा, हाँ हमने देखा था प्रीलिम्स में आपका टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बेसिक्स जो है वो साइंस ही आ रहा है, बट साइंस का भी अब लेवल जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल अगर आप सोचो कि आप NCERTs पढ़ करके ही कर लोगे पूरा का पूरा साइंस क्लियर, तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं रहा। अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जा सकता है साइंस से रिगार्डिंग, बट टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा वो ये वाले टॉपिक्स आपके रहेंगे। बाकी आप देख सकते हो कि एनर्जी सेक्टर्स में हमारी क्या क्या डेवलपमेंट हुई, अगेन हाइड्रो पावर जो है वो फिर से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए दोबारा इसको डाल दिया गया है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जितने भी आ जाते हैं एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इंक्लूडिंग पॉलिसीज इसके क्या क्या रहे, प्रोग्राम्स क्या क्या रहे, ठीक है, रिसर्च को लेकर के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिन्यूएबल, क्लीन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी हो गया आपका, तो इसके सोर्सेज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रोल ऑफ एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी। उसके अलावा
हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो सब यूनिट 3 है, इसमें आपका ये भी आ जाएगा कि आपका मॉडर्न और कौन सी नई नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या क्या इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में लिए जा रहे हैं। अब बेसिकली यही सेक्टर हम जो है वो हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या विज़न है हमारा, क्या स्कोप है इसमें हॉर्टिकल्चर में या फिर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में, रिसोर्सेज में। तो स्टेट से रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हमारी आईटी पॉलिसी क्या है हिमाचल की, ये सब हो गया। तो जैसे हिमस्वान के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। लोक मित्र केंद्र हो गया, इसका कॉन्सेप्ट आ गया। ई गवर्नेंस आ गया। आपको पता है कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन के चलते जो है वो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है डिजिटल पेमेंट्स को। आपका बजट भी जो है वो डिजिटलाइज किया गया। तो ऐसी चीज़ों को आप देख सकते हो। फिर आर्यभट्ट हो गया, ठीक है। ये भी आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर आप देख सकते हो कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान, इनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पर मानी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज जो भी हैं हिमाचल के, उनके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है। या फिर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है हिमाचल प्रदेश की, क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कैसे मेजरमेंट करने चाहिए, वो चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें आप देख सकते हो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आपकी आ जाती हैं। जीआई टैग्स के बारे में, ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। तो प्लीज़ डू कवर दीज एरियाज। बहुत ही अच्छे से आपको ये एरियाज को कवर करते हुए चलना होगा। फिर आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी आपकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशंस या ट्रीटीज़ होंगी, मिशंस होंगे जो कि एम करते होंगे किसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आपको एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग इस तरह के क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। आपको इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कवर करते हुए चलना है, जो कि इशू करते रहते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो निकालते रहते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस इस रिपोर्ट्स को निकालती रहती हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, उनके रूल्स के बारे में पढ़ना है, इसका इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट, आपको ये चीज़ें कवर करते हुए चलना है। बाकी नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली आपको क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका बहुत ही, यहाँ पर आप देख सकते हो कि की सेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिमालयन इकोलॉजी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाता है, साइंस, इकोनॉमिक्स और क्लाइमेट चेंज जैसे एरियाज। ये फिर से क्लाइमेट चेंज आपको बहुत जगह पर देखने को मिल रहा होगा। तो बेसिकली आपको क्लाइमेट चेंज को ही बेस मान करके यहाँ पर अपने सिलेबस की तैयारी करनी है और उसी हिसाब से आपको टॉपिक्स को सब डिवाइड करके करना होगा। सोशल एंड एथिकल इश्यूज टू यूज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है कि किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके सब चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। बाकी हम देखते हैं एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपका साइंस और टेक या साइंस और टेक्नोलॉजी आपकी डेवलपमेंट हो रही है इसमें, और आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर उसका इम्पैक्ट, हॉर्टिकल्चर हो गया, मेडिसिनल हर्बल रिसोर्सेज हो गया, कंट्रीज़ के ऊपर इनका इम्पैक्ट क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, किन किन एरिया से हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको देख करके चलनी होगी। आपके नेशनल मिशन जो है, जो भी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, या फिर मिशन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हो गया। इसी के साथ में आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सीड सर्टिफिकेशन हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करते हुए चलना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाता है। फिर आपको पता है कि वाटर का अभी जो है वो बताया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है कि पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलनी है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि सॉइल को किस तरह से हमें कंजर्व करना है, या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आएगी। इसमें आप करंट अफेयर को भी प्लीज़ ऐड कीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक ये आपका करंट अफेयर बेस्ड ही रहेगा। तो इसमें आपको कुछ एरियाज आप करंट अफेयर से बहुत ही इजीली कवर करके चल सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि टूरिज्म पॉलिसी पोटेंशियल एंड इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म जो है वो इसको अलग से ही डाल दिया गया। हमारा टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, क्या क्या हम इसके रिगार्डिंग पॉलिसी लेते हैं। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर में चलती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रिलीजियस, एडवेंचर हो गया, हेरिटेज या इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितनी भी हैं हिमाचल, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में आपने टूरिज्म की कैटेगरीज को या फिर टूरिज्म को साइड, टूरिस्ट साइट को डिवाइड कर दिया,
ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर इम्प्लीकेशन ऑफ टूरिज्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टर्म्स को जो है वो आप को लेकर के चलना है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ करके चलना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है और किस तरह से ये चलती हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ टूरिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स इंक्लूडिंग द क्लाइमेट चेंज विद द रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको यहाँ पर कवर करके चलना होगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड में कि हमारे पास सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, दिस इज पेपर। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास टोटल 6 कंपलसरी पेपर रहेंगे, जिसमें इंग्लिश का पेपर हमने देखा 100 मार्क्स का है, हिंदी का 100 का, एसए का भी 100, जीएस 1 का 200 का है, और जीएस 2 भी 200 एंड जीएस 3 भी 200। तो यहाँ पर ये 4 पेपर हैं आपके ऐसे जो कि आपकी मेरिट बनाएंगे। बाकी ये 2 पेपर हैं आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसी के साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। तो बेसिक आपके टोटल पेपर अगर HPES के देखें तो आपके टोटल पेपर हो जाते हैं 8, इनको मिला के टोटल 8 पेपर आपके हो जाएंगे। और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेपर 1 100 मार्क्स का है, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ पेपर पैटर्न जो है वो रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो आपके पास जो है वो ऑप्शनल के लिए वेरियस 31 जो है वो बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं कि आप कोई भी ऑप्शनल यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिस्ट में डाल दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हो। अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेरी चाहिए कि अपना ऑप्शनल कैसे चुने और किस तरह से आपको अपना ऑप्शन लेके चलना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो लेकर के आ सकती हूँ। तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कि अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। बेसिक आपके यही जो है वो रहते हैं 31 सब्जेक्ट्स जिन्हें आप एज एन ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बाकी हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंटरव्यू की। तो जब हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो आप जब इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे हो तो आपने जो है वो प्रीलिम्स के बाद में आप जो है वो डैफ, ठीक है, डैफ आप भर चुके हो और आप जो है वो अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनको दे चुके हो। तो यहाँ पर जो कमीशन है वो आपका इंटरव्यू लेता है, तो वो आपको क्या करेगा कि आपका बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट करेगा, ठीक है, आपकी इंटरेस्ट के बारे में जानेगा और दिखेगा कि आपका जो ये जो पर्सन है ये सूटेबल है, क्या ये सूटेबल कैंडिडेट है हमारे जो सर्विसेज के लिए या फिर उस कमीशन के लिए जिसके लिए ये अप्लाई कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपसे आपके जर्नल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, आपका मेंटल कैलिबर जो है वो टेस्ट किया जाएगा और यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं, वो सोशल ट्रेट्स हैं जो कि वो एक कैंडिडेट में देख रहे हैं। आपका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं, आपका करंट अफेयर्स या आपका नॉलेज चेक करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एग्जामिनर जान चुका है कि यू आर कैपेबल, आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये बात एग्जामिनर को पता है, बट फिर भी वो पर्सनली मीट करके आपकी बेसिक मेंटल कैलिबर को या फिर पर्सनल एबिलिटी को चेक करते हैं, आपके अंदर क्या क्या और क्वालिटीज़ हैं, आप कितने अलर्ट हो, कितनी क्रिटिकल पावर्स हैं सिमुलेशन की, या फिर कितना लॉजिकल एक्सपोजिशन है, आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट कितना है, ठीक है। तो आपका पूरा वैरायटी इन डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन या लीडरशिप या इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, तो इन सब एरियाज़ के ऊपर में फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। तो आप अपने अंदर जब आपके पास में लेकर के चलिए कि आपके पास में 1 साल का पूरा टाइम है, आपको HPS का अगर एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम आपके लिए 1 साल जो है वो काफ़ी है। तो 1 साल के अंदर जो है वो आपको अपने अंदर ये सारी एबिलिटीज़ जो है वो लानी होगी। और ये सारी एबिलिटीज़ कैसे आती हैं, उस प्रेशर से जो एग्ज़ाम के टाइम पीरियड में आपके ऊपर क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप जो है वो अपने आप को आपको मोटिवेटेड रखना है
ठीक है। आप अपने एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलिए, अपने टारगेट सेट कीजिए कि मुझे दिन में जो है वो इतना पढ़ना है, इस हिसाब से मुझे चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलनी है और खुद को जो है वो ऐसा देखना है कि आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू तक आते आते कहीं पर आप पीछे ना छूट जाओ, फिर से आपको स्टेप 1 से ना चलना पड़े। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई फर्दर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।